हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पर्निशियस एनीमिया के बारे में। पर्निशियस एनीमिया जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं पैराइटल सेल्स, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पैराइटल सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से हो जाता है क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस और पैराइटल सेल लॉस, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर जो पैराइटल सेल से आता है वो डिक्रीज प्रोडक्शन उसकी हो जाती है। इसमें 3 तरह की एंटीबॉडीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रिवेंट करती है बाइंडिंग ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर टू विटामिन B12 और ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज़ होती है। विटामिन B12 जब इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ नहीं बनता है तो उसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। टाइप 2 एंटीबॉडीज़ जो प्रिवेंट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन बी की बाइंडिंग को एंटीरोसाइट ऑफ इलियम, जो रिसेप्टर्स वहाँ पे होते हैं उनके साथ बाइंड नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। टाइप 3 एंटीबॉडीज़ जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप जो होता है, प्रोटॉन पंप जो हमारे स्टमक में होता है उसके अल्फा और बीटा सब यूनिट्स के खिलाफ बनती हैं और लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती है। इसकी वजह से ये क्योंकि इडियोपैथिक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में भी पाई जाती है, तो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी जो होती है वो टाइप 1 एंटीबॉडी होती है। तो इसमें ऑर्गन्स कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं? पहले सबसे पहला है बोन मैरो, दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और तीसरा है सीएनएस। अब बोन मैरो में क्या-क्या हो जाता है? बोन मैरो में हमारी मेगलोब्लास्ट्स और प्रीकर्सर्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स और मेगाकैरियोसाइट्स बढ़ जाती है और जीआईटी में एट्रोफिक ग्लोसाइट्स यानी कि टंग शाइनी और बीफी बन जाती है और कम ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ पैराइटल सेल्स हो जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा फंडस के ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द स्टमक डज पर्निशियस एनीमिया अफेक्ट, तो फंडिक ग्लैंड्स इसका आंसर है। और इसमें क्या हो जाता है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाती है, सबएक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड, degeneration of myelin in the dorsal and lateral tracts followed by loss of axons sometimes। तो इसमें क्योंकि विटामिन B12 एसेंशियल होता है न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें न्यूरोपैथी भी हो जाती है और सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ कॉर्ड। क्लिनिकल फीचर्स इसके हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के सारे फीचर्स होते हैं और इसमें न्यूरोलॉजिकल फीचर्स भी होते हैं क्योंकि इसमें पोस्टेरोलैटरल ट्रैक्ट जो स्पाइनल कॉर्ड की है उस वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो अलोंग विथ एनीमिया देयर आर न्यूरोलॉजिकल फीचर्स एज वेल। लैब इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करते हैं, सीरम विटामिन B12 लेवल्स इसमें लो होंगी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं इसके लिए, इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक्लोरहाइड्रिया, इवन जब हम हिस्टामीन स्टिमुलेशन भी देते हैं, हमें पता है कि हिस्टामीन इंक्रीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्क्रीशन, लेकिन डिस्पाइट हिस्टामीन के प्रेजेंस में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है, तो उसको कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और सीरम लेवल्स ऑफ मिथाइल मैलिनिक एसिड और होमोसिस्टीन बढ़ जाती है और इसका एक टेस्ट का नाम है शिलिंग टेस्ट। शिलिंग टेस्ट करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, लेकिन ये हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।